तो चलिए, आज हम झांकते हैं 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक सूसन सोंटैग के मन में। और हमारा जरिया उनकी अपनी प्राइवेट डायरीज, जो एज कॉन्शियसनेस इज हार्नेस टू फ्लैश नाम की किताब में छपी। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, बल्कि एक महान लेखक के संघर्षों, उनके विचारों और उनकी जीतों का एक एकदम कच्चा, अनफिल्टर्ड नजरिया है। तो सवाल उठता है कि एक महान लेखक की डायरी में आखिर होता क्या है? क्या ये उनके डरों का आईना होती है या फिर उनकी क्रिएटिविटी का असली सोर्स? सोंटैग की डायरी के इन पन्नों में हमें शायद इन सवालों के कुछ जवाब मिल जाएं। सोंटैग की जिंदगी में ना एक बहुत बड़ी खींचतान थी, उनके अपने और उनके काम के बीच। एक तरफ उनकी निजी जिंदगी उन्हें एक क्रूर किस्से जैसी लगती थी, उलझी हुई, भावनाओं से लबालब। और दूसरी तरफ उनका लेखन उन्हें बहुत ही सादा और कंट्रोल्ड लगता था। यही वो कश्मकश थी जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी जूझती रही। और ये एहसास उनको हमेशा रहता था कि वो असल में जितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स इंसान है, उसका बस एक छोटा सा टुकड़ा ही वो अपने लेखन में उतार पाती हैं। और यही जो विरोधाभास था, यही उनकी क्रिएटिव प्रोसेस के सारे संघर्षों की जड़ था। तो ये जो संघर्ष था, उनकी रोज की जिंदगी में कैसा दिखता था? हमारा पहला सेक्शन इसी पर है। लिखने के लिए जो अनुशासन चाहिए, जो डर लगता है और जिसे सोंटैग ने हिम्मत की कमी कहा। सोंटैग के लिए ना लिखना कोई बस प्रेरणा का इंतजार करना नहीं था, नहीं। उनके लिए ये एक एथलीट की ट्रेनिंग जैसा था, जिसके लिए रोज मेहनत, रोज अनुशासन चाहिए। वो सच में खुद से पूछती थी, आज मैंने फॉर्म में रहने के लिए क्या किया? लेकिन इतने अनुशासन के बावजूद अंदर ही अंदर एक गहरा डर भी था। एक ऐसा सवाल जो हर क्रिएटिव इंसान को सताता है, और सोंटैग ने भी इसे सीधे सीधे खुद से पूछा, क्या होगा अगर मैं एक बुरी लेखिका हूं? तो इस डर का सामना उन्होंने कैसे किया? उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने फैसला किया कि अगर बुरा लिखने का डर उन्हें लिखने से ही रोक रहा है, तो वो बुरा ही लिखेंगी, लेकिन लिखेंगी जरूर। मतलब उन्होंने परफेक्शन को साइड में रखकर अपनी उस रुकावट को तोड़ा। तो सोंटैग से पहला सबक क्या मिलता है? डर को मानो, उसे अपनाओ और बस लिखते रहो। उन्होंने इस डर को एक नाम भी दिया, अ फेलियर ऑफ नर्व, यानी हिम्मत की कमी। और ये सिर्फ लिखने का डर नहीं था, ये अपनी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत में कमी थी, जो अक्सर राइटर्स ब्लॉक की असली वजह बन जाती है। और यहां हमें उस डर की असली वजह पता चलती है। सोंटैग का मानना था कि अपनी गहरी, मुश्किल भावनाओं से बचकर वो असल में उस जमीन को ही बंजर कर रही थीं, जहां से अच्छी कहानियां उग सकती थीं। उनके लिए अपने दुख से भागना मतलब अपने लिखने के विषयों से भागना था। तो सवाल यह है कि सोंटैग ने इस अंदरूनी लड़ाई को सुलझाया कैसे? ये सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे उन्होंने अपनी कमजोरियों को ही अपनी क्रिएटिविटी का ईंधन बना लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गुस्से जैसी भावनाओं को दबाने के बजाय सीधे अपने लेखन का हथियार बना लिया। वो कहती हैं कि वो अपने टाइपराइटर के पास ऐसे जाती थीं जैसे कोई अपनी मशीन गन के पास जाता है, और इस प्रोसेस में उन्हें एक अजीब सा नीचे वाला उत्साह महसूस होता था। अपने लेखन के लिए वो एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करती थीं, कॉलेस पिएजे, एक फ्रेंच शब्द जिसका मतलब होता है धोखे वाले पैकेज या बूबी ट्रैप्ड पैकेज। वो चाहती थीं कि उनका लेखन दुनिया के लिए ऐसे ही पैकेज हों, चुनौतीपूर्ण, विस्फोटक विचार जो पढ़ने वालों को चौंका दें और सोचने पर मजबूर कर दें। और यहीं पे उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि एक कहानी की जो कमजोरियां या सीमाएं होती हैं, वो कोई बाधा नहीं है, बल्कि वो तो उसकी खासियतें हैं। मतलब जो चीज आपको रोक रही है, उसे छिपाने के बजाय उसी को कहानी का हीरो बना दो। तो सोंटैग का फलसफा क्या था? सीधा सा था, लेखन का मतलब ही है अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना। ये एक लगातार चलने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जब उन्होंने अपनी निजी मुश्किलों को संभालना सीख लिया, तो सोंटैग का ध्यान गया साहित्य के बड़े मकसद पर। आखिर साहित्य का असली काम क्या होना चाहिए? सोंटैग के लिए लिखना कोई हल्का फुल्का काम नहीं था। उनका मानना था कि बढ़िया लेखन में एक कच्ची भावनात्मक ताकत होनी चाहिए। कहानी ऐसी हो जो पढ़ने वाले को अंदर तक झकझोर दे, उसका दिल तोड़ दे। उन्होंने लेखकों को ना दो कैंप में बांटा। एक तरफ हैं वर्णनकर्ता, जैसे टॉल्स्टॉय। ये मानते हैं कि ये जो जीवन है, बस यही सब कुछ है, और वो हर छोटी से छोटी चीज का ब्यौरा देना चाहते हैं, जैसे कमरे में फर्नीचर कैसा है। दूसरी तरफ हैं परीक्षक, जैसे दोस्तोयेव्स्की।
ये जीवन को एक इम्तिहान की तरह देखते हैं और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं। मतलब उस कमरे में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो एक महान लेखक बनने के लिए क्या चाहिए? सॉन्टैग के हिसाब से बस दो चीजें। पहली, अपनी कला में माहिर होना, मतलब भाषा, लय और ग्रामर की गहरी समझ। और दूसरी, नैतिक बुद्धि, यानी सही गलत की गहरी समझ, जो एक लेखक के काम को वजन और अधिकार देती है। और भाषा को लेकर उनका जुनून देखिए। वो बाकायदा शब्दों की लिस्ट बनाती थीं ताकि अपनी वोकैबुलरी को और पैना कर सकें। जैसे सिर्फ छोटा नहीं बल्कि तुच्छ शब्द का इस्तेमाल करना। ये दिखाता है कि वो सही शब्द को लेकर कितनी जुनूनी थीं। और आखिर में वो साहित्य के मकसद को इस एक लाइन में समेट देती हैं। उनके लिए साहित्य का असली काम है किसी एक इंसान के स्व को, उसकी कहानी को इतिहास की बड़ी कहानी के अंदर रखकर दिखाना। ये बताना कि हम सब उस बड़ी कहानी का हिस्सा कैसे हैं। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही खूबसूरत और मार्मिक ख्याल पर खत्म करते हैं। सॉन्टैग ने अपनी लाइब्रेरी के बारे में एक बहुत प्यारी बात लिखी। उनके लिए उनकी लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का कलेक्शन नहीं थी, ये उनकी इच्छाओं का, उनकी जिज्ञासाओं का और उनकी तमाम बौद्धिक लालसाओं का एक जीता जागता आर्काइव था। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सॉन्टैग की लाइब्रेरी उनकी इच्छाओं का एक आर्काइव थी, तो किसी भी इंसान की अपनी किताबों, पसंद की चीज़ों का और ख्यालों का जो कलेक्शन होता है, वो उसके बारे में क्या कहानी बताता है? ये सोचने वाली बात है ना?